जो भी आप लोगों में से 1990 में पैदा हुआ है, 89, 1991 में, गौर से समझ लें, आपको नहीं पता, क्योंकि आपके पैदा होने से फौरन पहले ग्लोबल साइकोलॉजी कुछ और थी. द बैलेंस ऑफ पावर वॉज नॉट विद अमेरिका. इट वॉज नॉट अ यूनिपोलर globe at that time. Now, when you were growing up and when you hit your teens, you actually entered the age where there was a unipolar globe. अमेरिका वाहिद सुपर पावर रह गई थी. उससे पहले ऐसे नहीं था. अमेरिका का इस वक्त का बिगर फ्रेजिलिटी आपको मैं बयान कर दूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपको देखने का एंगल मिले. अमेरिका 3 फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त इन्वॉल्व है. मजबूरी है उसकी. अमेरिका शुरू से यूरोपियन सेंटर्स में इन्वॉल्व रहा है, शुरू से. तो काम ही यही था, जहां पे बड़े पहलवान खेलेंगे हम भी उधर ही खेलेंगे. ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है. आम पाकिस्तानी को उस पहलवान के मसल्स का भी अंदाजा नहीं है, इसलिए गौर से समझे इस वक्त. द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, नेटो के अंदर, ईयू के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की लीग सेटिंग की मजबूरी है. ओके, मेक श्योर ना वो मोरल कंपस का लगाते हैं, काम वो सारा का सारा पॉलिटिकल गेन का करते हैं. अमेरिका की शुरू से स्लोगन यही रहा है और अभी भी है. अभी इस वक्त जो तीनों बंदे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इस वक्त अपनी पूरी स्पीचेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तीनों को फॉलो कर रहा हूं मैं. तीनों के तीनों अमेरिका सेल्फिश अमेरिका के ऊपर आ जाएंगे. अभी ये लफ्ज उन्होंने नहीं बोला, अभी आपको बता दूंगा कि अमेरिका हैज टू बी अ लिटिल मोर सेल्फिश टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका ओनली. अभी देख लीजिएगा आप अगले 2-3 सालों के अंदर जो भी ये जो नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि भाई हम पीछे आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका इज अमेरिका फॉर दी अमेरिकन ओनली. हम डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व होंगे, हम मिलिटरीली इन्वॉल्व हो सकते हैं. 191 191 ज्यादा ही होंगी, ऑफ कोर्स डेटा तो कम ही आता है. 191 अमेरिकन बेसिस दुनिया के अलग अलग खितों में, ज्यादातर क्लस्टर्स की तरह यूरोप में, ईस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में. 90% ऑफ ऑल ऑफ दिस इज इन दीज 3 प्लेसेस. 99 चेक कीजिए, नेटो में अमेरिका ने 4 कौन से मुल्क पुश किए. 2004 में 2 से 2 मुल्क पुश किए. 2008 में बुखारेस्ट अकॉर्ड के अंदर नेटो में यूक्रेन को पुश करने के, और कौन, जॉर्जिया पुश किया, आई कुड बी रॉन्ग, चेक, और जॉर्जिया ही पुश किया 2008. ठीक है. रूस का आधा हिस्सा, आधा इंटरेस्ट साउथ वेस्ट यूक्रेन के अंदर पहले से था, क्योंकि वो रशियन लोग हैं, दे आर, वो वहां पे वही मामला आता है, वो खालिस्तान इंडिया वाला मामला है उनका. एक्चुअली खालिस्तान इंडिया वाला मामला इतना पक्का और इतना बड़ा नहीं है, इतना डीपर नहीं है और इतना वॉलेटाइल नहीं है जितना यूक्रेन का ये प्रो रशियन और एंटी रशियन सेंटिमेंट यूक्रेन के अंदर था. जैसे ही अमेरिका ने ये 2 मुल्क पुश किए, अब वहां से फलस्तीन इसराइल का हमें क्या पता होना जरूरी है. असल में ये बातें पता होनी जरूरी है. आप 2008 में ये असली पंगा जो अमेरिका ने किया हुआ है, इस मजबूरी में उसकी वल्नरेबिलिटी देखिए जरा. अमेरिका की असल में लड़ाई अपने यूनिपोलर स्टेटस को मेंटेन करने की थी. ऑब्वियसली फॉर ऑल द गेन्स अमेरिका इज फॉर द अमेरिकन्स, सो ऑल ऑफ द वर्ल्ड इज एट देयर डिस्पोजल. यूनिपोलर होने के करोड़ों अरबों फायदे होते. ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी इज द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर द लास्ट 7-8 years ऑफ ऑल अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फोर्स वहीं पे लगाई जाती. जितना मर्जी सेमीकंडक्टर्स का नाम लगाएं, ताइवान इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग सेमीकंडक्टर्स, इट इज प्रोवाइडिंग अ बिलियन टाइम्स मोर ऑफ एन एसेट टू अमेरिका, व्हिच इज एन एक्सक्यूज टू स्टे इन द साउथ चाइना सी. ये 90% ऑफ जिस तरह पाकिस्तान का बजट हमारा डिफेंस में जाता है ना, इसी तरीके से अमेरिका का जितना भी स्पेंडिंग बजट है वो इन 2 जगहों के ऊपर जाना जरूरी हो गया था. पहले एक ही थी, साउथ चाइना सी. ये यूक्रेन का पंगा खोल के इतना बड़ा मसला कर दिया उन्होंने, रूस को चाइना की गोद में बिठा दिया जाके. हालांकि रूस अभी अपवर्ड इकोनॉमी के अंदर था. अपवर्ड इकोनॉमी में आप स्ट्रेटेजिक गलतियां नहीं कर रहे होते, आपकी स्ट्रेंथ पक्की होती है. अमेरिका डाउनवर्ड स्पाइरल में, डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर आप ज्यादा वनरेबल होते हैं. सर्वाइवल में थे, सर्वाइवल वो नहीं जो पाकिस्तान और श्रीलंका और इंडोनेशिया के सर्वाइवल हैं.
सर्वाइवल ऑफ मेंटेनिंग द यूनिपोलर स्टेटस। ये गौर से समझें क्यों मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा इसराइल फलस्तीन को कैसे देखना है। ओके, जब आप ताइवान चाइना की टेंशन को गौर से देखेंगे तो आपको इसराइल की नस फड़कती हुई नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका का सारा सेंटर ऑफ अटेंशन ताइवान है इस वक्त। ताइवान नहीं, साउथ चाइना सी है। ताइवान इज देयर फाइनेस्ट एक्सक्यूज। यहां तक कि एनी बुलेट इन शॉट एट ताइवान इज अ बुलेट शॉट एट अमेरिका का स्लोगन अमेरिकन यूनैनिमस एग्रीमेंट के अंदर कि ताइवान पे गोली चली, अमेरिका पे गोली चली। क्योंकि चाइना इज द ओनली फॉर्मिडेबल पावर जिसने यूनिपोलर स्टेटस तोड़ दिया अमेरिका का। अब गौर समझें, इतना मैंने अपनी पसली तोड़ के वहां पे लगाई हुई हो, दूसरी पसली तोड़ के यूरोप में लगाई हुई हो, और वहां पे हमला हो जाए रूस का और मुझे मजबूरन जाना पड़े क्योंकि मैंने खुद पंगा किया था वहां पे, तो मुझे काफी सारा स्पेंडिंग बजट वहां पे डालना पड़ेगा। 3 मिलियन राउंड्स पिछली पहली किस्त में दिए थे आर्टिलरी फायर करने के लिए। अब उन्होंने 2 मिलियन और राउंड्स मांगने के लिए कहा कि 2 मिलियन राउंड्स और दें। क्या करे बेचारा, देना तो पड़ेंगे, आप ही ने तो शुरू की थी। मसला यह है कि एक दफा शुरू करने के बाद आप वापस जाएं, then you are not the power that you claim to be anymore। आपके एक एक इंडिविजुअल काउबॉय को भी नुकसान होता है अगर आप सुपर पावर नहीं रहते। पेट्रोल की कीमत छोड़ें, दूध चीनी चावल अफोर्ड नहीं किया जा सकता अगर आप अपना स्टेटस को छोड़ दें। अब उसकी पूरी स्पाइरल के ऊपर मैं नहीं जा रहा, अभी आपको कोर्स समझें, 10 मिनट के अंदर मैंने क्रैश कोर्स कराना। अब चूंकि यूक्रेन में आपने पंगा ले लिया हुआ है और वो भी रूस ने इंजॉय किया है इस पंगे को, बिकॉज इवन दो फर्स्ट वेव के अंदर रूस डिड नॉट रियली डू वेल, सेकंड वेव में रूस डिड अमेजिंगली वेल। और अब वहां से निकलना अब मसला हो गया, बिकॉज यू हैव योर हैंड स्टक इन द कुकी जार। ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका को जो एक्सक्यूज चाहिए थी वहां से निकलने की, ओके, वो अब इसराइल की इतनी बड़ी प्लेट में मिल गई है उसको। दिस इज द ग्लोबल लेवल पर्सपेक्टिव, जो कि गौर से समझेंगे आपको पता चलेगा अभी क्या होने वाला है इधर और हमने क्या करना है उसको। अब इतना ज्यादा प्रो इसराइल कभी अमेरिका 10 दफा पैदा होकर नहीं हुआ था जितना अचानक यहां पे हो गया, बिकॉज उसको वहां से हाथ निकालने की कोई एक्सक्यूज चाहिए, वरना उसकी जितनी भी साख्त है वो खत्म। असली अटेंशन उसकी आपको पता है ना किधर, अभी बताया, वो साउथ चाइना सी ताइवान के ऊपर ही है। बिकॉज ओबामा से शुरू होके, थोड़ा सा पहले से शुरू हो जाए, क्लिंटन से शुरू हो, ओबामा और फिर ट्रंप, सिर्फ चाइना चाइना ही लगे हुए, कोई मजबूरी है उन बेचारों की। ठीक है, there is a problem. There is a pact between China and Pakistan. You need to know what that pact is. There is a pact between Russia and China. You need to read what that pact is. ये डिफेंस पैक्ट्स को गौर से पढ़ें, खुद पढ़ें। अपनी पिछली नस्लों की तरह ना कहें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और यही नहीं पता कश्मीर का मसला है क्या। You need to read this. Now understand where Israel-Palestine conflict settles in this all of this game. तब आपको पता चलेगा ये अफवाहें क्यों उड़ती हैं। चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया, बहुत बड़ी खबर है। और मुझे जब ये खबर मिली, ऑफ कोर्स इसी तरह व्हाट्सएप पे मिलती है, आई स्टार्टेड कॉलिंग कि भाई वेरीफाई करो, अगर तो भेज दिया है फिर तो मामला किसी और ही तरीके से मेरे पाकिस्तानी होने के और ही कुछ फराइज बनते हैं, डायरेक्शन ही बदल जाती है, और अगर नहीं भेजा तो फिर मेरा काम कुछ और बनता है। इस तरीके से इस्लाम के फराइज को देखना है आपने, क्योंकि जिम्मेदारी की मैट्रिक्स वेल डायरेक्टेड राइट डायरेक्टेड होनी चाहिए। मगर नहीं, हमें तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। हम तो देखते हो पाकिस्तान आर्मी नहीं कर रही तो नवाज शरीफ और इमरान खान से नहीं हम फारिग हो सक रहे, और क्रिकेट मैच, दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। जय नमाजों पे रो के कुछ नहीं होने वाला जब तक कि सही तरीके से वेल डायरेक्टेड एफर्ट नहीं कर रहे आप। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ये सुना तो मैं इकबाल का शेर रहा हूं, मगर ये कुरान पाक की आयत है कि आप क्या समझ रहे हैं। ऐसे दुआएं कबूल होती? आपके मुसल्लों में बैठने से फलस्तीन आजाद हो जाना है? दुआएं कबूल होती हैं, फिक्र नहीं करें, उसकी अल्लाह ताला ने फॉर्मूला बताया हुआ है। मैं भी अभी बताता हूं आपको। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं
ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल दिला रहा है कि सही ख्याल करें, अपनी हालत बदलनी कैसे है आपने। जूम इन करते हैं जरा इसराइल के ऊपर। 2006 में, 2006 के बिगर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिस बंदे की इतनी उम्र है वो उसको याद है, और वाकई अगर वो देख रहा था, और जिसकी उम्र नहीं हो यूट्यूब कर ले। इतने मोटे मोटे तस्वे बहाते हुए इसराइल के यहूदी फौजी जान की पनाह अमान मांगते हुए जा रहे हैं। 18 इधर पकड़े में हिजबुल्लाह ने, 22 मार दिए हुए हैं, 150 के हॉस्टेज निगोशिएशन हो रही है। यह है असल में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, जो कि दुनिया की सबसे वीक फौज हिजबुल्लाह ने उठा के पटकी भी थी। और ये ग्लोबल कैटास्ट्रफी कह रहे थे इसको, ग्लोबल कैटास्ट्रफी। फॉक्स न्यूज और CNN के एंकर आंखों से आंसू बहाते बहाते वो लाइव कवरेज दे रहे हैं कि ये कितने जालिम मुसलमान लोग हैं। लिटरली IDF के फौजी रो रहे हैं लिटरली, दे क्राइंग कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अरे पाकिस्तान की मस्जिदों के मेंबर में, और अब इसराइल वॉर में हम सब इकट्ठे हुए थे, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर फौज है। मतलब ये मुसलमानों के हालात हैं जो अल्लाह अकबर से नमाज शुरू करते हैं और कहते हैं नहीं, असल में भी अल्लाह को बताएंगे कि अल्लाह अकबर, क्योंकि मैंने ये नमाज का ड्रामा करना है, और बच्चे को बताएंगे इसराइल अकबर। ये साइकोलॉजी दे रहे नीचे। 7 दिन से लेबनान में, 7 दिन हो गए लेबनान में मेजर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जाहिर है हिजबुल्लाह के अपने वो हिजबुल्लाह वाले मामला दिए तो पाकिस्तान और इंडिया तो खैर मुसलमान मुल्क नहीं, इंडोनेशिया, कतर, मोरक्को, हर गवर्नमेंट के ऊपर अवाम कह रही है कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। हर मुल्क का ट्विटर अपने गवर्नमेंट के ऊपर ट्रेंडिंग है फोर्स डालने पे। सोशल मीडिया वॉरफेयर और मीडिया वॉरफेयर, ये है टोटल बज मीडिया का। और उम्मा इज रोरिंग के ना क्लैरिक्स शुरू हो, ये देखें हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे रैलियां निकल रही। दिस इज हाउ मोरालिटी, डेथ डाइंग मोरालिटी लुक्स लाइक दिस। ये मुसलमान आदमी गबरू जवान ब्लैक कार्ड लेकर रोड पे आएगा और ऊंचा सा नारा मारेगा 2.5, 3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, उसके बाद घर जाके कहा ये इस्लाम पूरा हुआ है, इसलिए जवान पैदा हुआ था, शाबाश। ये फौजी आज का। बहरहाल हिजबुल्लाह के ऊपर भी वही प्रेशर। हिजबुल्लाह को पता था और पहले से पता है, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इसराइल वॉर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हिजबुल्लाह का है। सो गौर से समझे, इसराइल की जो आयरन डोम है, जिसके ऊपर देसी अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर बोल रहा था, आयरन डोम लगी हुई दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे चलता है? जिन आते हैं, कौन चलाता है उसको? लोहे के ग्राउंड चलाते हैं ना उसको, मिसाइल चलाते हैं। एक मिसाइल को मारने के लिए एंटी मिसाइल फायर होता है। वो मिसाइल कहां से आता है? वो अमेरिका से आता है। उसके मिसाइल कहां गए हुए हैं इस वक्त? यूक्रेन गए हुए हैं। 3 दफा डिमांड कर चुका है इसराइल कि आयरन डोम 3000 मिसाइल रह गए हमारे टोटल, अगली कुमक भेज, और अमेरिका ने मना कर दिया है। हमारे कहां से लाऊं? प्रोडक्शन में टाइम लगता है भाई, सारा फोकस किधर और डाला हुआ है हमने। हमें अप्रूवल लेने पड़ते हैं, हमारी भी पार्लियामेंट है। 1 लाख फौजी ग्राउंड इन्वेजन गजा के लिए तैयार हो रहे हैं। किस बात के लिए वेट हो रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू किस बात का वेट कर रहा है? सोचें जरा। क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन गजा में करता है इसराइल, तो उसको जो फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी वो हिजबुल्लाह के सामने से हटानी पड़ेगी। और हिजबुल्लाह वेट कर रहा है कि बच्चा सलामत कदम बढ़ाए ना जरा आप गजा की तरफ, शाबाश, हम तो आपका इस्तकबाल करेंगे, आप कदम बढ़ाएं, फिर देखें करते क्या। हम तो वेट ही कर रहे हैं। यह है इसराइल की दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, जो कि इस वजह डरी हुई है कि मैं नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ एंट्री करता हूं गजा की तरफ, तो नॉर्थ से तो प्रक्षे उड़ा देंगे। 11 टैंक फ्रीज कर चुके हैं हमारे पिछले 7 दिनों में। 9 अक्टूबर को 2 टैंक फ्रीज कैसे करते हैं? टैंक के अंदर बैठे हुए बंदे मार देते हैं। इनकी आर्मर्ड कोर इस तरीके से फ्रीज हो रही।
सो अंडरस्टैंड, जूम आउट और जूम इन, सी व्हाट्स द रियलिटी। इसराइल के अंदर की सिचुएशन सुने। इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू इंपीच हो गया हुआ है, बस आखिरी सांसें ले रहा था। 2 लाख बंदा रोड पे था कि इस 2 नंबर ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कर दिया, बिल पास कराएगा। 13 बेसिक प्रिंसिपल्स गए बाढ़ में हमारी तरफ से। ये इसने डिक्लेरेशन दे दी हुई थी क्योंकि इसको अपना ऑडिट चल रहा था। इसने इस दौरान इतने बड़े तौरात सुनानी शुरू कर दी। तौरात सुना रहा, क्यों? और राइट विंगर्स लिकुड पार्टी को इसने कोलिशन की हुई थी। तौरात सुना सुना के दुनिया को बता रहा है कि यहूदियों को असल में सुना रहा है ना बेसिकली, तो कि सेंटिमेंट जितने 2 लाख बंदे इसको लिटरली पिटाई करने के लिए घर आए हुए थे, लोगों ने कहा हुआ था कि, और इसराइल के अपने तमाम लोगों ने कहा था सिविल वॉर तो आई है, सिविल वॉर शुरू होने लगे, एनी गिवन डे सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। पायलट्स, क्लर्क्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स सब ने रिजाइन कर दिया हुआ था कि उतारो इसको, ये फ्रॉड को, करप्शन के सबसे बड़े चार्जेस इसके ऊपर। और अचानक ये वाकये के अंदर ये तुराज सुनाता फिर रहा है। ये इस बंदे के वही हालात हैं जो पाकिस्तान नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी के अपने साख्त के पीछे दुनिया में जिस मर्जी को मरवा दो। और कौन क्या बोल रहे हैं इनके थिंक टैंक्स, ये यहूदियों की स्ट्रेटजी। और ये मैं मुसलमानों की वीडियोस की बात बता रहा हूँ, ये फलस्तीन के सॉरी ये जो अल जजीरा के ये जो एनालिस्ट हैं कि यहूदियों ने जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हॉस्टेज भेजते हैं और जान के उन हॉस्टेज के बहाने बॉम्बिंग करते हैं। अपने हॉस्टेज भेज के जान के उसको मारते हैं, उधर सिविलियन को भी मारने के लिए। इनकी आर्मी को भी ट्रेनिंग हुई। आपको मतलब इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि हॉस्टेज को क्यों मारा जाएगा। हॉस्टेज को इसलिए मारा जाएगा बिकॉज पहली बात तो यह कि वॉर क्राइम का ऑडिट होना है। अगर एक भी सर्वाइवर बच गया तो बेंजामिन नेतन्याहू को उल्टा टांग देंगे और कभी जिंदगी में कोई दोबारा ये वाली हरकत नहीं कर सकेगा जो ये अभी कर रहा है, जो कवर देने की कोशिश कर रहा है। ही नीड्स टू मेक श्योर देयर आर नो सर्वाइवर्स ऑफ द क्राइम्स दैट आईडीएफ इज कमिटिंग। जिस टाइम पे गोली चलती है ना, ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी बता देती है कि ये तो कल का मरा हुआ बंदा है। हमने तो 7 अक्टूबर को कहा था कि हमने तो इनके बच्चे तो 7 अक्टूबर को मारे थे, ये वाला बंदा तो 19 अक्टूबर को मरा है। इतनी सिंपल सी एक मैथमेटिक्स है, बेसिक कॉमन सेंस है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि भाई कब किसको किसने मारा। और ये वो अपनी तरफ से एक मिथ बनाई हुई है कि वो हॉस्टेज खुद हॉस्टेज भेज के उनको मार देते होते। व्हाई वुड दे वांट टू किल देयर ओन हॉस्टेजेस? अगर ये प्रूव हो गया कि नेतन्याहू ने ये सारे के सारे काम किए हैं, याद रखिएगा मैं इसराइल के अंदर हूं इस वक्त, तो इसराइल के अंदर जो बम बन चुका हुआ इस वक्त इतना बड़ा बम बन चुका इसराइल के अपने यहूदी इस वक्त, उन सबको पता है कि नेतन्याहू 2 नंबरी करके ये सब कुछ कर रहा है। हमें नहीं पता होता नवाज शरीफ और जरदारी क्या कर रहे होते, इनको भी पता है। और इनको ये भी पता है कि पूरी दुनिया अब इनके अगेंस्ट हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है ना, इकोनॉमी, उनको सबको पता है कि हम तो गए। आप वो पैनिक के मैसेजेस पढ़ें जो अमेरिका और इसराइल के चल रहे हैं, वो ब्लेटेंट गालियां सुने एक दूसरे को कि तू अपना प्लान तो बता। अमेरिका पूछ रहा है कि तू प्लान तो बता कि ग्राउंड इन्वेजन करेगा, तेरा प्लान क्या है? उसका मतलब पता क्या है कि कितने बंदे भाई, वॉर ऑफ एट्रिशन में यू गो देयर, सिंपल वॉर ऑफ एट्रिशन। तेरे पास टोटल 3000 राउंड्स बचे हुए, तेरी तो आयरन डोम बंद हो जानी है। जैसे ही आयरन डोम बंद होनी है, हमास के पास 60,000 रॉकेट्स तो भी पड़े हुए, और क्या पता कितने पड़े हुए। तूने ग्राउंड इन्वेजन करनी है, मेजर फोर्स वहां उतार देनी है, तेरे टैंक आगे फ्रीज हो रहे हैं पीछे से, हिजबुल्लाह ने तुझे फ्राई करके रख देना है, और तू समझ रहा है हम एंटर होंगे। अमेरिका लिटरली बोल रहा है कि डू यू एक्चुअली थिंक हम इन्वेड करेंगे, ग्राउंड फोर्सेस तुझे देंगे? यमन, अल्लाह भला करे, यमन ने लिटरल स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि यार इसराइल पे क्या क्रूज मिसाइल चलाने, जो चला रहा है कब से, वो अकेला मुसलमान मुल्क है। अब हम अमेरिका की बेसिस उड़ा देते हैं, हमारे तो घर के अंदर खोली हुई इन्होंने सऊदी अरब में, हमें क्या है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाना, तू जरा बंदा उतार के दिखा। सो अमेरिका की जितनी भी सऊदी अरब के अंदर और ऑल ऑफ दीज बेसिस यूएई के अंदर, ये तो यमन की डायरेक्ट रेंज के अंदर है, उधर तो आयरन डोम नहीं लगी हुई ना। सो एवरीबडी नोज इन अमेरिका कि भाई ये बहुत ही गंदा बच्चा हमने पाल लिया था,
अब इसके नखरे उठाने के लिए पूरी अटेंशन चाहिए थी, तो हमें वो अटेंशन वहां से उठानी पड़ेगी जहां पे असल में अमेरिका को चाहिए, जो कि ईस्ट एशिया में है और यूरोप में इस वक्त। द बिगर पिक्चर इज टोटली क्लियर टू ऑल दोज पीपल हु नो बेसिक्स कि दुनिया में निजाम चलते कैसे। इतना सिंपल सा मामला है। अब गोल्डन क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, $3,000 की एक मौत हो रही है फलस्तीनी की, उसको $30,000 $3 लाख लेके जाने की अपॉर्चुनिटी किस किस के पास है? तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के पास भी है। अंडरस्टैंड, पीपल नो एंड पीपल डिड नॉट नो, नाउ नो। अल्लाह ताला ने मरते हुए फलस्तीनी बच्चों के थ्रू गैर मुस्लिमों को भी अवेयरनेस दे दी कि भाई आम ऐसे नहीं होगा। पॉलिटिकल साइड देख लीजिए, इसराइल को फलस्तीन की जरूरत है, उसूल समझ लें। मैंने अभी नेतन्याहू का बताया आपको, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, मेरे पास बहुत पेपर वर्क है नेतन्याहू का, मेरा पिछले 10 साल से नेतन्याहू पे होमवर्क है। फलस्तीन इसराइल की जरूरत है। फलस्तीन सबसे बड़ी जरूरत किसकी है इस वक्त? इसराइल की। अब इसराइल के पास कोई चारा ही नहीं रहा। अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो पीस सोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की तरफ जाने का, क्योंकि पहले बहाने थे इधर उधर ग्रे मैटर था। अब फलस्तीन की सिक्योरिटी इसराइल की सबसे बड़ी जरूरत है। ये इसराइलियों को पता चल गया कि ये सबसे बड़ा, अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है तूने नेतन्याहू, इसलिए अब मारा गया कि अब अगर फलस्तीन स्टेबलाइज नहीं करते और खाली वही हरकतें करते हो जो, तो ये समझ लें कि अमेरिका पाकिस्तान में आ गया और तालिबान के और उसामा बिन लादेन वाले दौर के अंदर, और अफगानिस्तान में आ गया, पाकिस्तान को छोड़े, और उधर अशरफ गनी टाइप के किसी बंदे के साथ बैठ गया और ये समझ रहे हैं काम हो गया। ऐसे तो नहीं होगा। सो नाउ दे हैव टू मेक श्योर पैलेस्टाइन की सॉवरेनिटी डिक्लेयर की जाए। दुनिया पूरी वैसे ही प्रेशर डाल रही थी, अब अमेरिका की मजबूरी है कि बेटा अगर इसराइल पुत्र, अगर तुझे वाकई में ये चाहिए ना जो कुछ तुझे चाहिए, बेशक तूने एक वन मैन वॉर क्रिएट किया नेतन्याहू, तूने अकेले, तूने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पूरी दुनिया के सामने ये इसराइल को, आप उन ज़ायनिस्ट रिव्यूज को पढ़ें आप, जिन्होंने सर पकड़ लिया कि इस बेवकूफ ने सबको मरवा दिया। हमारा इतनी मेहनत करने के बाद एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, तूने सब पानी में, अब हमें मजबूरन फलस्तीन को भी वही सॉवरेनिटी देनी पड़ेगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी पड़ेगी, और 2 मुल्क बने ही बने। चंगे भले हम सिंगल स्टेट के ऊपर उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करने वाले थे। 2 मिलियन कुछ गजा, 5 मिलियन प्लस कुछ वेस्ट बैंक, 7.5 मिलियन मुसलमान अरब्स, ठीक है, उसमें क्रिश्चियन भी शामिल, मगर 99% मुसलमान। 6.8 मिलियन और 7.2 मिलियन के बीच की नंबर इसराइल, चूंकि बहुत वायलेटाइल पॉपुलेशन रखता है, यूज कम एंड गो, अभी तो और भी पता नहीं क्या नंबर होगा। ये गजा को और वेस्ट बैंक को अलग रखना और एनेक्स रखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये PR प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन इनकी कनेसेट में, इनकी पार्लियामेंट में जरूरी है। अगर ये फलस्तीन 1 स्टेट सोल्यूशन में आ रहा था तो इनको पता है कि वोटें इनको 50% पड़नी थी, यहूदी जीत नहीं सकने थे कनेसेट की सीटें। इन्होंने जान के गजा और वेस्ट बैंक अलग रखे हुए थे, ये मजबूरी थी इनकी। और इसको डिस्टेबलाइज करना इसराइल की इकोनॉमिक मजबूरी थी, जिस तरह आईसिस की मजबूरी थी ना। आईसिस भी एक मजबूरी थी काफी सारे मुल्कों की, अमेरिका समेत। इकोनॉमी चल रही थी आईसिस की वजह, आर्मामेंट्स की, अमेरिका की इकोनॉमी। बिल्कुल इस तरीके से अब वो बेचारे इसराइली मजबूरी वो वाली खत्म करवा दी। इस नेतन्याहू ने ये 2 नंबरी कर दी। गौर से समझें इसके फायदे क्या हुए। अब मैं 2 स्टेट सोल्यूशन वाला बंदा नहीं हूं, मैं बताता हूं बिल्कुल लास्ट नोट में मैं आपको इसका कॉज एनालिसिस बताऊंगा। अभी मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूं कि देखना कैसे है सब कुछ। सिंगल स्टेट ऑफ फलस्तीन
बेसिक मजबूरी है मेरी एज पाकिस्तानी मुस्लिम, एज मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम, अफगानी मुस्लिम, टर्किश, सिंगल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनी। अगर इसराइल, जब तक इसराइल रहेगा ये मामला रहेगा, याद रखिए। 2 स्टेट सोल्यूशन इज नॉट द आंसर, क्योंकि गजा असली मसला नहीं है, याद रखिएगा। जिसको हल्का सा भी पता है ना, हल्का सा भी पता है, उसको पता होना चाहिए कि असली मसला वेस्ट बैंक है। गजा हैज बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज हमास एग्जिस्ट देयर। अगर हमास ना होती तो गजा वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर देम। वेस्ट बैंक इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। टेल अवीव भी कोई प्रॉब्लम नहीं है असल में, वेस्ट बैंक असली प्रॉब्लम है। और जिसको इस बात का पता है उसको ये पता है कि इसराइल की एग्जिस्टेंस ऑन द मैप 700 साल भी लग जाएं तो जब तक इसराइल एग्जिस्ट करेगा तब तक ये मसला रहेगा। अभी होगा कैसे, वल्लाह उल मैं गैब कर नहीं जानता। सीज फायर के बाद हमास ने एक और वापस मिसाइल मारने हैं, और 116 जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने कहना भाई तेरे साथ नहीं, हम अब तू ही गलत है। ठीक है, सेंटिमेंट्स एकदम जीरो हो जाएंगे कि यार दोबारा तुमने सीज फायर करा, तुमने फिर मिसाइल मार दी। इसलिए समझ लें एज मुस्लिम्स कि यू कैन नॉट टीच आवर किड्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक, कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक। इट स्टार्टेड इन 1917, एक्चुअली स्टार्टेड वे बिफोर। शाह शरीफ का असल में सारा फड्डा है। ये PLO, BDS, फर्स्ट इंतफादा, सेकंड इंतफादा, दिस नकबा, नाउ द नेक्स्ट इंतफादा कमिंग, दिस इज बहुत बात की बातें। मैं तो खुद BDS मूवमेंट के खिलाफ था। ये क्या दोनों में इस तरह होता है? इस्लाम ने ये सोल्यूशन दिए हमें। यू नीड टू सी, जब तक इसराइल एग्जिस्ट करेगा तब तक ये मसला रहेगा, और वो तब तक करेगा जब तक जेरूसलम टेंपल माउंट के ऊपर थर्ड टेंपल की ये फड्डे जारी रहेंगे। वो तो तौरात की बेस के ऊपर वेस्ट बैंक में, इसराइल में कोई भी यहूदी शुरू से लेके आज तक बगैर रिलीजियस रीजन के नहीं इसराइल जाता। तो ये जो पाकिस्तान में एक और मिसकंसेप्शन है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आर नॉट प्रो इजराइल, दे आर नॉट प्रो इजराइल, वी नो दैट, बट दे आर प्रो वेस्ट बैंक। वो जेरूसलम उनको फिर भी उतना ही चाहिए। और वो लिकुड पार्टी जो है ना, वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ही की है, वो लिबरल नहीं है। तो ये गेमें किसी और के साथ खेलें, मुसलमान बच्चे को सही ट्रेनिंग दें कि भाई बात की इसराइल के एग्जिस्टेंस की है। तो इसराइल की एग्जिस्टेंस कैसे खत्म किया जाए? वह बड़ा आसान सा तरीका है, सिस्टम की फाइट सिस्टम से होती है। आप जब तक नेशन स्टेट के अंदर अपनी अपनी 2 नंबरी के अंदर अपनी अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे तब तक ये मसला रहेगा। फलस्तीनी बच्चे बचाने हैं तो आपको वीडियोस नहीं आती ना, वेस्ट बैंक में वैसे ही मरते थे बच्चे जैसे गजा में मर रहे हैं, उनको कोई पेन लेस डेथ नहीं देता था कोई। आपको मैं ज्यादा तफसील नहीं बता रहा, पढ़ें किस तरीके से कौन कौन सी ये जो सेटलमेंट्स के अंदर कौन कौन से परमिट्स चाहिए वेस्ट बैंक में, बेचारे फलस्तीनियों को किस किस नाके पे किस किस बहाने से कत्ल करते हैं, और नो क्वेश्चन आस्क्ड। आम दिन में क्या लाइफ होती है वेस्ट बैंकर की, आपने जरा देखें। सो अंडरस्टैंड, ये मसला मुसलमानों के थ्रू हल होना है। तो आप सब स्पेशली ओवरसीज मुस्लिम्स अंडरस्टैंड, यू आर 10 times more capable to solve this problem for Muslims, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है, ये ग्लोबल इशू नहीं है। मुसलमान अकेले कौम है जो ये मसला हल कर, और करना भी जिम्मा भी हमारा मसला है। हमारे घर में आग लगी हुई है, क्योंकि इसी से मैं कहूँ। सो फलस्तीन का प्रॉब्लम, गजा का प्रॉब्लम, मुसलमान बच्चे मरने का प्रॉब्लम, नो वेरी लेटर। हमास बहुत बाद की कहानी है, बहुत बाद में आया है। 1910 से लेके 1917 के बीच का इंग्लैंड क्या कर रहा था, पोलैंड क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, जर्मनी क्या कर रहा था, उस वक्त क्या मसाइल चल रहे थे। Who the hell was Chamberlain and who the hell was Winston Churchill to decide किस तरीके से मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ करना। आप
आप ये बेन शपीरो की बकवास और गालियां, ये तो पैदा ही नहीं हुआ उस वक्त, ये तो जान के नहीं, इसको तो या तो इसको बताया नहीं या फिर जान के ये बात करें। मैं